हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखा है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो याद रखिए, कानपुर के जो गदर का नेतृत्व है, गदर मतलब होता है विद्रोह, विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया था नाना साहिब ने। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहिब का दूसरा नाम था धोंदू पंत। क्या था? धोंदू पंत। याद रखिएगा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब का दूसरा नाम था धोंदू पंत। इन्होंने 5 जून 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें उनकी सहायता किसने की थी? तात्या टोपे ने की थी। आगे देखिए, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858। ऑप्शन नंबर बी 1858। आगे देखिए, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। ये वन डे एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के जो संघर्ष हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। इनकी मृत्यु तो पहले ही हो गई थी। देखिए, इसमें लिखा है अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था, ये सभी आप जानते होंगे। फिर देखिए लिखा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाहियों का विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी सिपाहियों का विद्रोह। हम वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि नहीं ये कैसे पूछ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन सरप्राइज देने के लिए आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है और फिर आपसे नहीं बनता है, फिर आपका 2 मार्क्स तो जाता ही है और माइनस मार्किंग भी चला जाता है। देखिए, इसमें लिखा है वह एकमात्र वायसराय, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉर्ड मेयो एक ऐसे वायसराय थे जिनकी जो हत्या है वो भारत में हुई थी। आगे देखिए, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? ये क्वेश्चन भी कई बार पीवाईक्यू में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि बजट व्यवस्था का जो आरंभ है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। आगे देखिए, लॉर्ड लॉर्ड वेल्सले और लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो इसके क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। मैंने कल की क्लास में भी इसको पढ़ाया है। फिर देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो ये थी लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर लॉर्ड हार्डिंग। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। बहुत से एग्जाम में पीवाईक्यू में ये भी आया है। देखिए, मैं बेसिकली इसमें जितने भी आपको एमसीक्यूज कराऊंगी इस बात को मान के चलिए कि वो सारे ही एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत से आपसे बनते भी होंगे और बहुत से नए भी होंगे। तो जितने नए क्वेश्चन से हम अवेयर होंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी हम एग्जाम में बेसिकली, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं और उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं जो कि अगले जो कैंडिडेट है उसको आते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको बहुत से क्वेश्चन से अवेयर होना पड़ेगा।
और मान लीजिए जैसे मेरी क्लास जो है वो अगर 20 मिनट होती है, तो आप लोग अगर 1 मिनट को हटा दें जिसमें मेरा इंट्रो रहता है, 19 मिनट तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई फ़ालतू की मैं बकवास कर रही हूँ या फिर कोई स्टोरी ऐसी सुना रही हूँ जो कि बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है और कहीं की कहीं बात ले जा रही हूँ, जैसा आजकल यूट्यूब के बहुत से ऐसे टीचर्स करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो भी बच्चा जो है वीडियो पे क्लिक करता है, वो कहीं न कहीं इसी उद्देश्य से करता है कि इस क्लास में कहीं न कहीं हमारा क्या होगा, कुछ भला होगा, हमारा कुछ अच्छा होगा, हमारी कुछ तैयारी होगी। तो अगर मैं ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये फ्री में अगर आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसके साथ इसमें कुछ गुणवत्ता भी ऐड करूँ। तो बेसिकली मेरा बात ये यहाँ पे यही रहेगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एसएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा जीवी जोशी, याद रखिएगा जीवी जोशी। आगे देखिए, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये तो हम सभी को पता है। वो सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, यहाँ से आपके कुछ और क्वेश्चन जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। देखिए, कॉर्नवालिस ने क्या किया था, वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 को 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया था। भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जो थॉमस मुनरो है वो मद्रास के 1820 से लेकर 1827 तक गवर्नर रहे थे और उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चलती रही थी। देखिए देखा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कब? 1772-73 के टाइम पे। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है सॉल्यूशन में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो याद रखिए, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे शुरू की थी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? यहाँ लिखा है नहीं अपनाया गया था, तो याद रखिए पंजाब। बाकी राज्य अपहरण नीति के तहत सतारा, झांसी और नागपुर को जो है वो हथिया लिया गया था, उस पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था। ये क्वेश्चन काफी ब्लर है बट मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में। कब? 1863 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखिए, दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनका चयन कब हुआ था? 1869 में। एक का 1873, फिर एक का था 1869। आगे देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। आप लोगों को मैंने बताया था हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वहाँ का उच्च सदन है। जैसे यहाँ का उच्च सदन कौन है? भारत का राज्यसभा। वैसे वहाँ का उच्च सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। आगे देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा, बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया है। तो कई बार अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे चूहा और नेवला की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा
वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर मान लीजिए आ गया कि एक झूठा बैलों का ठेकेदार किसे कहा गया है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। या फिर अन्याय का मुखिया किसे कहा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स को। ये भी आपका न्यू क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए आ गया एग्जाम में, तो काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था, तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आप लोगों को पता होगा कि जो 1858 का एक्ट आया था उस टाइम पे, तो उसके तहत क्या हो गया था, जो पहला मतलब जब जो कि भारत का गवर्नर जनरल था उसे अब क्या बना दिया गया था, वायसराय बना दिया गया था। यहाँ पर लिखा भी होगा कि 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। तो वही मैंने बताया, जो गवर्नर जनरल है उसे क्या कर दिया गया था, 1858 के एक्ट के तहत वायसराय बना दिया गया था। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था, मैंने पहले बता दिया, लॉर्ड कैनिंग। फिर देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था, तो ये आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत का सिद्धांत जिसे कहते हैं, उसका जो आरंभ है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सबसे पहले सतारा को जो है वो हथियाया गया था, उस पर कब्जा जमाया गया था। फिर 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी के द्वारा 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया था। तो फर्स्ट है सतारा और लास्ट है अवध। ये भी कहीं कभी कभी पूछ लेता है कि फर्स्ट कौन था या फिर लास्ट कौन था। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल का जो नाम है वो राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ था, तो याद रखिए राज्य की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा माउंटबेटन, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ये भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल हैं। भारतीय में प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आगे देखिए, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर बोला जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि अगर बोला जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो वो सी राजगोपालाचारी थे। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। क्योंकि देखिए, जब ये लॉर्ड कर्जन वायसराय था तो ये बेसिकली इसका जो टाइमिंग है वो अलग था, ठीक है। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो ये 1885 में हुआ था, जबकि लॉर्ड कर्जन जो कि है बंगाल विभाजन के टाइम पे था, जो कि 1905 में। इन दोनों में क्या है, काफ़ी डिफरेंस हो जा रहा है, दोनों का कार्यकाल अलग है। बाकी बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, द्वितीय दिल्ली दरबार जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, और बंगाल का विभाजन 1905, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था, तो याद रखिए लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ लिखा है 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग जो है वो गठित किया गया था। 1904 ईस्वी में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। तब कौन था गवर्नर जनरल, सॉरी तब वायसराय कौन था, सॉरी गवर्नर जनरल होगा, वायसराय कैसे हो जाएगा, नहीं वायसराय ही होगा। 1858 में तो वायसराय बन गए थे ना, तो कर्जन का टाइमिंग बेसिकली बंगाल विभाजन के टाइम पे है, तो बिल्कुल वायसराय, उस टाइम पे वायसराय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जब पारित हुआ था तो कौन था, मैंने बताया लॉर्ड कर्जन। बहुत ज़्यादा ये पीडीएफ ब्लर हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़कर बता देती हूँ कि निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था, तो ये लॉर्ड रिपन। आप लोगों को पता है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड। देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं बोल रही थी कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को।
आगे देखिए, भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो बम्बई से ठाणे, हम लोगों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट सबसे पहली बात तो 1784 में हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें से बोल रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, बताइए। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट बेसिकली एक एक्ट था जो कि ग्रेट ब्रिटेन की संसद के द्वारा नियामक अधिनियम 1873 की कमियों में सुधार हेतु एवं कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पारित किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 का विनियामक अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, किस चार्टर्ड एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833। आगे देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो पद्धति है उसकी शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? बताइए किसके द्वारा हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत। आगे देखिए, क्या लिखा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई थी भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935 उसके अंतर्गत हुई थी। आगे देखिए, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो याद रखिए 1935। देखिए, यहाँ लिखा है परिसंघ बनाने का जो विचार है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसके तहत ये पारित हुआ था, और यहाँ किसी ऑप्शन में वो नहीं है, इसीलिए इसको ये सारे ऑप्शंस गलत है, ये याद रखेंगे। आगे देखिए, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए, क्या लिखा 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण ही 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होगा कि 1919 का जो एक्ट है उसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, और राज्यों में यह द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो अप्रैल 1921 से अप्रैल 1937 तक लागू भी रही थी। आगे देखिए, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो मैंने अभी पढ़ाया 1919। अगला क्वेश्चन है 1921 के नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। देखिए, यहाँ लिखा है रॉलेट एक्ट 1919 को किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है इसकी, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, क्या लिखा है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने एवं राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सुझावों को मार्च 1919 में लागू कर दिया। इस विधेयक के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। लिखा है कि उसे अनिश्चित काल तक के लिए जेल में रख सकता था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम यानी कि ब्लैक एक्ट एवं आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन। आगे देखिए, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब हुई थी? तो डेट याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? आप लोगों को पता है मांडले एक जेल है, ठीक है। कब भेजा गया था? 1907 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ था? तो स्वराज का अर्थ था स्वशासन। याद रखिए कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लक्ष्य है वह स्वराज प्राप्त करना है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ होता है? स्वशासन। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखिए, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है?
1905 के बंगाल विभाजन से। आगे देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, सच्चाई और अहिंसा। ऑप्शंस नहीं है। गांधी जी के सत्याग्रह का जुड़ाव किससे है? सच्चाई और अहिंसा से। देखिए, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। आगे देखिए, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन एवं नवजीवन में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन। आगे देखिए, गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। फिर अब भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण में। आगे देखिए, वह प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर चुने गए थे? कल भी पढ़ाया था, दादा भाई नौरोजी। फिर देखिए, महात्मा गांधी ने मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत और श्रम की गरिमा में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो भारी उद्योग का समर्थन गांधी जी ने नहीं किया था। आगे देखिए, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती तथा फिनिक्स आश्रम में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। देखिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत से क्लासेस जो है वो मेंस के लिए ले चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे उसमें होगा CGPCS मेंस पेपर 3 का पेपर एक प्लेलिस्ट में अलग से है, उसमें मैंने मेंस के मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्लासेस लिए हैं और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आपको ये सारे MCQs बहुत डिटेल में पढ़ने हैं तो एक बार आप उस क्लास को देख लीजिए। आगे देखिए, शांतिपूर्ण प्रतिरोध या फिर सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष ने। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो सूरत के सत्र में। आप लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर 2 गुटों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल। फिर आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है JB कृपलानी। फिर देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब की थी? 1939 में की थी, एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। मैंने कल भी ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ाया था। फिर देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? वर्धा में। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का जो नारा है वो किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, PYQ में, इसलिए इसको एक बार देख लेंगे। फिर स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? बताइए क्या लक्ष्य था? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, ऑप्शन नंबर सी कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। यहाँ कुछ मैच द कॉलम है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड थी, MN जिन्ना मुस्लिम लीग से, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से और VD सावरकर हिंदू महासभा। आगे देखिए, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट्स का किस तारीख को मिला था? 15 अगस्त 1947 को। ये गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी? बताइए। सत्य और अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आपको मेरा पढ़ाया अगर समझ में आता है तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।